नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश 2024 और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम लोकसभा चुनाव के बारे में बातचीत करते हुए। देखिए, पहले चरण का मतदान खत्म हुआ और 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 120 सीटों पर वोट डाले गए। पहले चरण में 9 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल की चुनावी किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। पहले चरण में बंगाल में 75% से ज्यादा वोटिंग हुई, लेकिन बिहार की 4 सीटों पर 50% से कम मतदान हुआ है। हालांकि झारखंड में चौथे चरण से चुनाव की शुरुआत होगी। 13 मई को झारखंड की 4 सीट खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम में वोटिंग होगी और इसे लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन चारों सीटों पर 25 अप्रैल तक नामांकन भरे जाएंगे। खूंटी में बीजेपी के अर्जुन मुंडा के सामने कांग्रेस के कालीचरण मुंडा ताल ठोक रहे हैं। लोहरदगा में बीजेपी के समीर उरांव और कांग्रेस के सुखदेव भगत आमने सामने हैं। पलामू में बीजेपी के बीटी राम और आरजेडी की ममता भूंया में टक्कर है। जबकि सिंहभूम की बात करें तो यहां बीजेपी की गीता कोड़ा के सामने जेएमएम की डोभा मांझी मैदान में है। नामांकन का दौर शुरू हो गया है, लेकिन जनता क्या कहती है, उनके क्या मुद्दे हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, लोकसभा चुनाव का आज से हमने देखा कि पहला चरण जो है वो संपन्न हुआ। और बिल्कुल देखिए, हमारे साथ जमशेदपुर से हमारे संवाददाता भावना जुड़ रही हैं और रांची लोकसभा से हमारे साथ संवाददाता सत्यव्रत जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सत्यव्रत से सवाल कर लेते हैं। सत्यव्रत, देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार न्यूज 11 भारत जनता के बीच जा रहा है। जनादेश 2024 में क्या कुछ जनता के मुद्दे हैं? आज थोड़ा अलग इसलिए भी क्योंकि आज पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि झारखंड में चौथे फेज से मतदान होगा, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सत्यव्रत, तो देखिए, बिल्कुल सही कहा सुष्मिता आपने। और जनता के आदेश यानी कि जनादेश को जानने के लिए हम पहुंचे हैं राजधानी रांची के बरगाई मोहल्ले और यहाँ के जो वोटर हैं उनसे बात करेंगे, टटोलने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव में इनके लिए क्या मुद्दा होगा। जब इस बार जाएंगे मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए, ईवीएम का जब बटन दबाएंगे तो क्या मुद्दा होगा इस बार आप लोगों के लिए? मुद्दा का है, आदमी को रोजगार का मुद्दा है। दुनिया भर का आदमी पढ़ा लिखा, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, गरीब मजदूर बाल बच्चा को पढ़ाया लिखाया और भटक रहा है, रंग पोछाड़ा कर रहा है, रंग पेंट कर रहा है। तो हम लोग का आदमी को क्या चाहिए? हम लोग को गांव देहात का आदमी को हम लोग को रोजगार चाहिए। बच्चा लोग को रोजगार चाहिए। हम लोग तो थोड़ा बूढ़ा थोड़ा हो गए, बच्चा लोग को रोजगार चाहिए। तब यही मतलब है। क्या बोल रहे थे आप? हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा के लड़का लोग अथी कर रहे हैं, अभी कुली का काम कर रहे हैं। मान लीजिए किसी का बेटा इंजीनियर है, वो भी कुली का काम कर रहा है। अरे ये कम से कम 10-12 साल से ये अथी है। बिल्कुल, आपकी क्या राय रहेगी इस बार जब वोटिंग करने जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों के लिए? बेरोजगारी एक बड़ी मुद्दा है देश के लिए, महंगाई भी मुद्दा रहेगा आप लोगों के लिए? बिल्कुल, महंगाई मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई। बेरोजगारी तो ये सब जानिए रहा है, और क्या बोले। कितनी समस्या झेलनी पड़ती है? जो आर्थिक रूप से कमजोर, जो मिडिल परिवार के लोग होते हैं, उन्हें महंगाई की कितनी मार झेलनी पड़ती है? बहुत तरह के मार झेलनी पड़ती है। सब चीज़ में जीएसटी लगा हुआ है, खाने पीने का सामान में भी जीएसटी लगा हुआ है, सब चीज़ में महंगा है। सब गरीबों पर आके वो सब बोझ पड़ता है, यही सबसे जूझना पड़ रहा है। बिल्कुल, बेरोजगारी और महंगाई इस बार जो है वो बड़ा मुद्दा होगा। आप युवाओं की अगर बात करें तो इस बार जब अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाएंगे तो क्या मन में सोच कर जाएंगे मतदान केंद्र पर? देखिए, 2014 के बाद इस देश में अगर सबसे बड़ा घटना घटा है तो पॉलिटिक्स में जो ज्वलंत मुद्दे थे उन मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया है। और 4-5 चीज़ें मैं ऐसे बताना चाहूँगा जिसको पॉलिटिशियन, आज के पॉलिटिशियन बहुत धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हैं। पहला, डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द रियल इशूज़। जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन मुद्दों से पब्लिक को
रुझान को चेंज करना। अब ज्वलंत मुद्दे क्या है? आज़ादी के 70 साल हो जाने के बाद भी आज भी देश में सही से लोगों को सड़क, नाली, रोशनी ये सब उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आज अगर सबसे बड़ा विश्व इतिहास का रिकॉर्ड है भारत में तो बेरोजगारी का मुद्दा है। आज नौजवान युवा लड़का एमएड, बीएड, यहाँ तक के पीएचडी किए हुए हैं और वो रोजगार के लिए तरस रहे हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, और इस देश का भविष्य है ये युवा। कहा भी गया है इस देश का रिसोर्स अगर सबसे बड़ा है तो इस देश के युवा हैं। अगर इस देश के युवा को आप रोजगार नहीं दीजिएगा तो इस देश चलेगा कैसे, इस देश का भविष्य संवरेगा कैसे? ये सबसे बड़ी मुद्दा है। दूसरी मुद्दा है कि महंगाई आप जान रहे हैं कि इस देश में आप एक तरफ चैलेंज करते हैं, यहाँ मौजूदा गवर्नमेंट चैलेंज कर रही है या फिर सभाओं में ये बात ओपन बोल रही है कि मैं 80 करोड़ लोगों को जो है राशन दे रहा हूँ। तो क्या ये उपलब्धि है जनता के लिए या ये देश के लिए उपलब्धि है? ये सवाल खड़ा होता है। ये देश के लिए उपलब्धि नहीं है, ये देश के लिए एक शर्म की बात भी हो सकती है। इसलिए और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, उनके क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार चुनाव को लेकर? बना दीजिए कि वो खुद का जो है पैसों से राशन खरीदे। तीसरी मुद्दा है कि आप जो है स्वास्थ्य को लेकर काम अभी तक क्या किया? इस देश में स्वास्थ्य को लेकर काम क्या हुआ है? एक स्वास्थ्य पे आपसे जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य को लेकर अब तक जो काम हुए केंद्र सरकार के द्वारा कैसे देखते हैं उसे? आयुष्मान कार्ड जो है, आयुष्मान योजना, उसे प्रधानमंत्री जो है वो महत्वाकांक्षी योजना मानते हैं। आप लोगों को उसका लाभ मिल पा रहा है? देखिए, जिस योजना के बारे में आपने बात की वाकई में सरकार के द्वारा एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन जब आप इसकी गहराइयों पर जाएंगे तो एक चीज़ देखने को मिलेगा जो कि एक हमारे देश के खून में एक जहर सा फैला हुआ है जिसे हम करप्शन कहते हैं। तो यदि आप निजी अस्पतालों में जाइएगा तो इस योजना के तहत कितनी बड़ी ठगी होती है ये सोचने वाले और देखने वाली बात है। कहीं जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई अगर ऐसा शख्स जिसके पास आयुष्मान कार्ड है, इलाज के लिए कोई अस्पताल जाता है तो उसमें अगर खर्च 50,000 रुपये आ रहे हैं तो उसे इस तरह से मैनिपुलेट और कैलकुलेट करके भी रिपोर्ट पेश किया जाता है कि जैसे कि 50,000 की जगह लाख रुपया, 70,000 रुपया, मतलब उस पर ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा है। तो ये इस तरह का जो है तो ये पैसा किसका है? ये तो पैसा सरकार हमसे लेकर हमसे ही दे रही है। तो इनडायरेक्टली जो हमारा जो टैक्स का पैसा है, जो हम एक आम नागरिक अपनी मेहनत खून पसीने की कमाई से सरकार को दे रहे हैं और वो हमें सरकार अपनी योजना के तहत वापस कर रही है। लेकिन तो इस योजना में अगर मैं कहूँगा कि जैसा कि अगर हो रहा है तो इसमें जांच की आवश्यकता है और एक ऐसी कमेटी का गठन हो जो इस करप्शन हो, जो इस पे जोरों शोर से भ्रष्टाचार इस बार मुद्दा लौटेंगे आपके पास जो युवा है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। बेहद जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर हम और भी बातचीत करेंगे। साथ हमारे साथ जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से हमारे साथ भावना भी जुड़ी हुई है। भावना का एक बार रुख कर लेते हैं। भावना, क्या कहती है जमशेदपुर की पब्लिक इस बार लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर? देखिए सुष्मिता, मैं आपको बता दूं कि हम सुबह से क्योंकि लगातार ग्राउंड जीरो की कवरेज कर रहे हैं, हम लगभग अधिकतर जो विधानसभा है उनसे होकर आ चुके हैं। आम जनता से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जमशेदपुर का राजनीतिक समीकरण क्या है, क्योंकि यही वो जमशेदपुर है जिसे टाटा नगर भी कहा जाता है, जिसे लोह नगरी भी कहा जाता है, और इसी जमशेदपुर से जो एक विधायक आते हैं वो राज्य सरकार में मंत्री भी है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, इन सभी चीजों को लेकर हमने जनता से पूछा कि वर्तमान के जो सांसद है क्या उनको जनता पसंद कर रही है, दोबारा से मौका देना चाह रही है, क्योंकि बीजेपी ने तो उनको दोबारा टिकट दे दिया। ऐसे में कुछ सामाजिक संस्थान के जो सदस्य है वो भी मेरे साथ आज जुड़ गए हैं हमारे इस लाइव में, और कुछ आम पब्लिक भी है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर मैं बात करूं फिलहाल इस लोकसभा की, तो हाल क्या है? लोकसभा पिछले 2 टर्म से हमारे पूर्व के सांसद आदरणीय विद्युत महतो जी यहाँ पर हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक पूरे देश में लहर है, उसका लहर जमशेदपुर में भी दिख रहा है, क्योंकि ये शहर निश्चित रूप से जमशेदपुर लोह नगरी टाटा कंपनी की बसाई हुई शहर है। यहाँ पर समस्याएं अगर बोलेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्याएं निश्चित रूप में है, शहरी क्षेत्र में जैसे रोड नाली ऐसी कोई समस्या नहीं रहती है, क्योंकि टाटा कंपनी खुद ही इसका मेंटेन करती है। यहाँ पर 2 कानून चलते हैं, एक टाटा का कानून है, एक सरकार का कानून है। ऐसे में जो सरकार का कानून है, पिछले 10 साल में अगर मैं उस लिहाज से पूछना चाहूँ तो आपके सांसद ने कोई ऐसे 5 काम किए जिन्हें आप जनता को बताना चाहें? जी जरूर। यहाँ देखिए, निश्चित रूप से सांसद के तरफ से जो केंद्र सरकार के जो भी लाभार्थी योजना है यहाँ है उसका निश्चित रूप से पालन हुआ है। अब राज्य सरकार का सपोर्ट नहीं अगर मिलता है, जैसे कि अभी एक एयरपोर्ट का मामला जमशेदपुर में सबसे गर्म है,
इसमें ये करना है कि राज्य सरकार के द्वारा जो क्लियरेंस होता है, एनओसी जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है और अन्य क्लियरेंस जो होता है, उसमें कोताही बरता गया, जिसके कारण से जो एक उम्मीद था कि झारखंड में 3 एयरपोर्ट होना था, उसमें 2 एयरपोर्ट हो गया है और तीसरा एयरपोर्ट में आके हम लोग रुक गए हैं। उसमें राज्य सरकार का सपोर्ट नहीं मिला। चलिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा आपका यहाँ पे एयरपोर्ट का है, जो हम ग्राउंड जीरो जो कवरेज कर रहे हैं, लोग एयरपोर्ट को लेकर बहुत डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई मुद्दा जो यहाँ पर बड़ा मुद्दा हो? एयरपोर्ट तो बहुत जरूरी है हमारे यहाँ। अच्छा, वर्तमान की सरकार कैसे काम कर रही है? मोदी सरकार की बात करें तो मोदी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहिए। कानून व्यवस्था कैसी है झारखंड की? व्यवस्था अच्छी है, ठीक है। रोजगार के क्षेत्र में कहाँ है झारखंड? बहुत पीछे है वो तो। जमशेदपुर का क्या हाल है? वो तो आप सबको पता ही, आप देखे हुए हैं। टाटा नगरी है जमशेदपुर, तो क्या सिर्फ टाटा साहब के ऊपर ही सब कुछ छोड़ दिया गया है? ये यहाँ की सरकार भी आपको लग रहा है आप लोगों के लिए काम कर रही है? आप सराउंडिंग में विजिट करिएगा तो आपको अंतर चल जाएगा कि टाटा का क्या हाल है और बाहरी क्षेत्र का क्या हाल है। राज्य सरकार तो पूरा डाउन ही चल रहा है। थोड़ा बहुत जो केंद्र से मदद आती है उसी में थोड़ा। आपके तो विधायक भी राज्य सरकार के जो है, अगर देखा जाए तो मंत्री भी है राज्य सरकार में, तो ऐसे में विधायक से क्या उम्मीद है आप लोगों की? विधायक जी भी निर्दलीय हैं तो उनके हाथ में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। उनका बहुत सारा फंड का भी होता है, सब चीज़ होता है, लेकिन तो अगर सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर एक हो तो उसमें बहुत लाभ होने। मैंने बन्ना गुप्ता जी की बात करी, सरयू राय जी की नहीं। तो बन्ना गुप्ता जी क्योंकि राज्य सरकार में मंत्री है, और तो ऐसे में उन्होंने काम किया या नहीं किया जमशेदपुर के लिए? बन्ना गुप्ता जी ने एक, अगर आप मार्किंग लिया जाए तो काम किया है, लेकिन स्तर नहीं है उनका। मैं 2 विधायकों के नाम लेती हूँ, फटाफट रेटिंग दे दीजिए। 10 में से सरयू राय जी को कितना रेटिंग देना चाहेंगे? 6। और अगर वहीं बन्ना गुप्ता जी की बात करूँ? 5। बीजेपी को कहाँ देखते हैं? बीजेपी अगली साल आना चाहिए हमारे यहाँ। आप बताइए, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? मोदी जी होना चाहिए। जमशेदपुर के बेसिक मुद्दे क्या है? यहाँ का बेसिक मुद्दा है रोजी रोजगार। मजदूर वर्ग का क्या हाल है? मजदूर वर्कर का हाल ठीक है। मध्य वर्ग की स्थिति क्या है? सब ठीक है। मोदी जी का पिछले बढ़िया है, खुशहाल है। पिछले 10 साल में जमशेदपुर के हालात कितने बदले? बहुत बदले हैं, बहुत हालात बदले हैं जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से। अपने जमशेदपुर को कहाँ देखना चाहते हैं आप? सबसे 1 नंबर में देखना चाहते हैं। अभी जमशेदपुर के क्या हाल है? बहुत बढ़िया है। कानून व्यवस्था कैसी है? बहुत खत्म है कानून। जब बीजेपी का सरकार रहता है तो बढ़िया रहता है, और आपका इंडिया गठबंधन का रहता है तो कानून सब ये हो जाता है, जितना चोर चुहार लोग रहता है सब हावी हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हाल ही में इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार जो है झारखंड से होते हुए निकला और नेशनल न्यूज भी वो बनी, क्या एक वो बड़ा मुद्दा होगा चुनाव? एकदम बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि जब से यहाँ पर गठबंधन का सरकार रहा, इंडिया का सरकार बना, जो वो खाली लूट खसोट का राजनीति कर रहा। देख लीजिए आज हमारे हेमंत सोरेन जो सीएम हुआ करते थे जेल में है, तो यहाँ पर खाली लूट खसोट का सरकार चला है। भ्रष्टाचार कम हुआ या बढ़ा झारखंड में और जमशेदपुर में? बढ़ा, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, तभी तो इतना पैसा, हम लोग इतना पैसा देखे नहीं थे जो कि इतना पैसा दिखाई दिया, और ज़्यादा ही भ्रष्टाचार। और बीजेपी की सरकार में इतना भ्रष्टाचार नहीं था। विकास तो हो ही रहा, और भी विकास हम लोग चाहते हैं कि और भी विकास हो। जब बीजेपी का जब डबल इंजन का सरकार रहेगा तो विकास भी उसी तरह से। जमशेदपुर में अगर एजुकेशन की बात करूं और अगर मैं रोजगार की बात करूं, तो दोनों लेवल पे अभी कहाँ है जमशेदपुर? शिक्षा के लेवल में तो बहुत पीछे है हम। शिक्षा पर सरकार का ध्यान ही नहीं है एकदम, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों पर सरकार का विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि महाविद्यालय बनाए जाने चाहिए? क्योंकि जमशेदपुर के लिए आप लोग एक तरफ एयरपोर्ट की मांग कर रहे हो, तो वहीं एजुकेशन भी उतनी ही जरूरी है। देखिए, इसमें 2 ही बात है। पहला बात है कि अगर डबल इंजन की सरकार रहेगी तो जो समस्याएं हम लोग अभी सोच रहे हैं, चाहे एयरपोर्ट हो या उच्च शिक्षा की बात हो। फिर से आप सभी का स्वागत है जनादेश 2024 में। हम बातचीत कर रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या है मुद्दे, और जनता इस बार के चुनावी मूड में है, जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं। हमारे साथ संवाददाता भावना जुड़ी हुई है, सत्यव्रत किरण जुड़े हुए हैं, और मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भावना से बातचीत हो चुकी है, सत्यव्रत से भी हमने बातचीत कर ली है। मनोज का एक बार रुख कर लेते हैं। मनोज, क्या कुछ है जनता के इस बार मुद्दे? क्योंकि आज देखिए पहले चरण का मतदान भी संपन्न हुआ। अगर कुल प्रतिशत की बात करें तो काफी कम प्रतिशत रहा है इस बार वोटिंग का। देखिए, निश्चित तौर पे अब पहले चरण का मतदान खत्म हुआ है, और अब झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो पहला मतदान होना है चौथे चरण में है। चौथे चरण को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में 2 सीट तक है।
एक जो है सिंहभूम और दूसरा है खूंटी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। तो ये दोनों सीट को लेकर जो प्रत्याशी है वो अपने मैदान में गए, लेकिन वाकई इस बार का क्या मुद्दा होगा सीधे जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार का चुनाव में आखिर किस मुद्दे पे लोग वोट करेंगे, क्या मुद्दा होगा इस बार का चुनाव। राष्ट्र निर्माण का मुद्दा इस बार सबसे प्रमुख मुद्दा है, इसलिए हम लोग इस बार मतदान नहीं करेंगे, मतोपयोग करेंगे और राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनेंगे। कौन है जो राष्ट्र का निर्माण कर लेगा? ये तो जग जाहिर है, जो हमारा देश का नाम दुनिया में रोशन किया है वही देश का नाम रोशन करेंगे। कौन ऐसे काम जो उन्होंने ऐसा कर दिया कि वाकई पूरे भारत के लोगों के दिल पर राज उन्होंने कर लिया? ये तो शायद हमसे बेहतर आप जानते हैं, जो 500 साल में नहीं हुआ वो हुआ, और जो 370 था जिसे कभी नहीं समाप्त होने वाला लग रहा था वो हुआ। इससे बड़ा और क्या उपयोगिता हो सकता है। देखिए निश्चित तौर पे ये जनता है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं, लेकिन वाकई आखिर इस बार का जो मुद्दा होगा ये मुद्दा सीधे तौर पे, क्योंकि हम एक चाय के दुकान पे खड़े हैं, आप देखिए किसी राजनीतिक पार्टी के लोगों को हमने नहीं बुलाया है, यहाँ पे चाय के दुकान पे, चाय के दुकान पे लोग चाय की चुस्की ले रहे हैं और उसके बाद यहाँ ये लोग बता रहे हैं कि क्या इस बार का जो सिंहभूम क्षेत्र का जो मुद्दा होगा वो क्या मुद्दा होगा। अभी ये बता रहे थे कि देश निर्माण, राष्ट्र निर्माण की बात, और वाकई देश के प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ किया है, लेकिन यहाँ स्थानीय मुद्दा की बात करें तो किस मुद्दे पे आप लोग मत करेंगे? यहाँ ये पिछले 5 सालों में और विगत 10 सालों में बोल सकें, जब से भारत में मोदी जी की सरकार आई है, ये राष्ट्र निर्माण में तो जैसे भाई ने बताया कि राष्ट्र निर्माण में भारत अग्रसर रहा, 30 से 5वां नंबर का इकोनॉमी बना, और इकोनॉमी में अगर कोई देश तरक्की करता है तो उसका नीचे तबके तक उसका फायदा पहुंचता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़क हो, पुल पुलिया का निर्माण हो, नाला का निर्माण हो, बिजली का प्रॉपर ये विस्तार हो, ये सारा मुद्दा है। शिक्षण संस्था, अभी यहाँ पे इस क्षेत्र में भी अभी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ 2 दिन पहले, शुरुआत हुआ और इस सत्र से उसमें एडमिशन होगा। ये सब विजन है कि जो विकसित भारत में, जो 2047 में विकसित भारत का निर्माण के लिए कारगर होगा। इसीलिए देश को जो तरक्की पे विदेशों में भी हम लोग गौरव के साथ बोल सकते हैं कि हम भारत के निवासी हैं, ये हमारा एक मेन मुद्दा है, जो कि हम लोग के गौरव को, जब अगर इंसान का गौरव ऊंचा हो तो कहीं भी कंधे से कंधे मिला के सामना कर सकता है किसी भी परिस्थिति का, और इसके लिए तो राम राज्य की परिकल्पना थी और वो पूरा हो रहा है। देखिए निश्चित तौर पे अब आप समझिए कि वाकई विकसित भारत की बात जब देश के प्रधानमंत्री करते हैं तो कि 2047 तक विकसित भारत होगा। आम जनता भी वही बात कर रही है कि देश कहां था, कहां से कहां चला गया। निर्माण की बात करें, निर्माण के साथ साथ ये जो इलाका है सिंहभूम का इलाका है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला ही नहीं, मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया, अगले सत्र से यहाँ पर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। लोगों का जो इलाज, क्योंकि सिर्फ कोल्हान का में एक ही एक बड़ा अस्पताल है, वो टाटा का अस्पताल है, उसका मोनोपोली था, तो कहीं ना कहीं उसके मोनोपोली पर ब्रेक इस केंद्र सरकार ने लगाया और वो अब इस इलाके सिंहभूम क्षेत्र में देखने को मिलेगा। भैया रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है हर बार के चुनाव में, लेकिन रोजगार के साथ साथ और किस मुद्दे पे आप लोग अपना वोट करेंगे? ये तो लोकसभा चुनाव है, इसमें सिर्फ और सिर्फ देश के अलावा हम लोग कुछ और सोच भी नहीं सकते हैं। देश बहुत उन्नति कर रहा है और उम्मीद है 5 साल में और बड़े बड़े काम होंगे। 5 साल में और कुछ करेंगे, और क्या करवाएंगे इनसे? हम लोग को तो बिल्कुल मनोज, जनता इस बार जागरूक है और इस बार लोकसभा चुनाव में देश के मुद्दे पर बातचीत हो रही है और हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं जो लोकसभा के मुद्दों पर जनता से सीधे बातचीत कर रहे हैं और क्या है इस बार चुनाव में जनता का मूड, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मनोज, हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, भावना जुड़ी हुई थी और सत्यव्रत भी जुड़े हुए थे। सबसे पहले एक बार भावना के पास वापस से आपको लिए चलते हैं। भावना, बात कर रहे थे रोजगार के मुद्दों पर, जनता आपके बीच जो है वो मुखर होकर अपनी बातें रख रही थी और उनके क्या कुछ इस बार मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर जानने की कोशिश कीजिए। देखिए सुष्मिता, आपको बड़ी हैरानी होगी कि आज जब मैं आधी आबादी से बातचीत कर रही थी तो उनके लिए जमशेदपुर के जो बेसिक मुद्दे हैं जिनको उठाया जाना चाहिए उन पर तो उन्होंने बात की, लेकिन एक जो सबसे जरूरी मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए जो कि ऑल ओवर नेशनल लेवल पर हो रही है, उस पर भी महिलाओं ने अपनी राय रखी। और वो क्या राय थी सुष्मिता, मुझे लगता है कि हमें दर्शकों को बता देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर कानून बनना चाहिए और झारखंड में उसे लागू कराना चाहिए। वहीं सीए एनआरसी को लेकर भी महिलाओं ने साफ कहा कि उसकी जरूरत इसलिए है ताकि संसाधनों का दुरुपयोग ना हो। ऐसे में महिलाओं ने कहा कि आरक्षण भी एक लिमिट
तक दिया जाना चाहिए ताकि बाकी जिनके पास आरक्षण नहीं है उनका डेवलपमेंट हो सके, खास करके जनरल कैटेगरीज के लोगों का अगर आप बात करें। वहीं महिलाओं ने जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया वो उठाया कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों में शिक्षा का एक जैसा लेवल हो ताकि जेब खर्ची की बचत हो सके, क्योंकि सबसे जो बड़ी कंडीशन होती है वो जमशेदपुर में यह है कि लोग यहाँ से पढ़ाई करते हैं और बाहर की तरफ पलायन करते हैं। सिर्फ गांव में पलायन होता है रोजगार के लिए और शहरों में पलायन होता है शिक्षा के लिए। आपके जमशेदपुर का क्या हाल है इस चीज को लेकर? शिक्षा क्षेत्र में जमशेदपुर का अगर बोले जाए जो उच्च शिक्षा होता है +2 के बाद की शिक्षा बहुत ही खराब है, क्योंकि यहाँ पे बड़े कॉलेजेस नहीं है। जैसे कि मेडिकल कॉलेज, एक ही मेडिकल कॉलेज है, MGM कॉलेज है, एक इंजीनियरिंग बड़ी कॉलेज जो सरकार के माध्यम से चलता है NIT, उसके बाद कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ नहीं है। तो क्या होता है, यहाँ के जो बहुत बड़ा जो रेवेन्यू है वो अदर स्टेट में चले जाता है। इस विषय में राज्य सरकार की तरफ से कोई पहल हुआ ही नहीं है। 5 साल पहले उसके पहल हुई थी जब डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन अभी तो देख रहे हैं कि फिर उसका 4 साल में कुछ नहीं हुआ। 4 साल में सिर्फ अपने राज्य में सिर्फ एक घोटाला छोड़ के और कुछ भी कोई काम नहीं हुआ है। चलिए, घोटाला छोड़कर काम नहीं हुआ ऐसा इनका कहना है। आप बताइए कि एक माता पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए सबसे जरूरी होता है कि बच्चों की शिक्षा अच्छी हो। आपके जमशेदपुर का क्या हाल है? यहाँ का शिक्षा का स्तर तो बहुत खराब है। यहाँ महिला विश्वविद्यालय होना चाहिए। हमारे बच्चियाँ जो यहाँ से बाहर जाती हैं पुणे, बंगलोर, अदर स्टेट में, वो माँ पिताजी लोग को कितना हेडेक रहता है कि बच्चे को वहाँ भेजना है, उसके बाद एक वहाँ PG का खर्च, बहुत सारा लेबिलिटी बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर एजुकेशन का हब होना चाहिए। एजुकेशन का हब होना चाहिए। आप तो यूथ है, आप बताइए आपकी क्या राय है? ये सही बात है मैम, क्योंकि हम लोगों ने भी +2 किया है यहाँ से, उसके बाद हम लोग को ही बाहर जाना पड़ा। लेकिन हर मिडिल क्लास लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि सारे लोग अपने बच्चे को बाहर भेजें। तो एजुकेशन को लेके यहाँ बहुत दिक्कत है। कहते पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन अगर नहीं पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया? सवाल तो बनता है ना। जमशेदपुर क्या कहता है? जमशेदपुर भी यही कहता है कि भाई जमशेदपुर को भी एक अच्छा यूनिवर्सिटी चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, कि इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, ताकि लड़के लोग जो लड़के बच्चे बच्चियां जो बाहर जाके पढ़ते हैं यहीं पर सुविधा हो, ताकि यहीं पर ही लोग यहाँ बच्चों को पढ़ा सकें। जमशेदपुर से कितने बच्चे जो कोटा जाते हैं और दिल्ली जाते हैं सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए? बहुत है, बहुत सारे बच्चे जाते हैं। जैसे मेरी ही बच्ची है, अभी +2 की है, अब उसको बाहर ही भेजना होगा, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो आपने बैंक बैलेंस तैयार कर लिया है? क्योंकि माँ बाप की तो टेंशन होती है कि पैसा कहाँ से आएगा। लोन, एजुकेशन लोन लेके, मतलब कमर तो टूटनी है, चाहे लोन से टूटे या फिर किसी और तरीके से। आपने भी पढ़ाई की होगी, जमशेदपुर के रहने वाले हैं, आपने हायर एजुकेशन कहाँ से ली? रांची से लिया था। रांची गए थे? हाँ जी। अगर यही यूनिवर्सिटी, जैसे 2009 में मैंने 12th पास किया, उसके बाद भी मुझे बाहर जाना पड़ा। जाना तो मुझे दिल्ली साइड, मगर क्या था, पैसे उतने नहीं थे तो रांची जाना पड़ा कि लोकल है। यही अगर सोचे 2009 के बाद से अभी तक 24 तक में एक भी यहाँ कॉलेज नहीं है। आप अगर कंपेयर करेंगे, रांची और जमशेदपुर एक ही स्टेट का है, दोनों अलग अलग सिटी है। रांची में मार्केट अच्छा है, जमशेदपुर में खराब है। क्यों? क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटी। हम आपको सीधे रांची लोकसभा क्षेत्र लिए चलते, जहां से हमारे साथ संवाददाता सत्यव्रत भी जुड़े हुए हैं और भावना भी जुड़ी हुई है। अलग लोकसभा क्षेत्र से हमारे साथ मनोज भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन पहले सत्यव्रत से बातचीत कर लेते हैं। सत्यव्रत, आपसे जब हमारी ये बातचीत हो रही थी तो कई मुद्दों पर आपसे जब जनता बात कर रही थी तो मुखर होकर उन्होंने अपनी बातों को रखा है, और भी उनसे जानने की कोशिश कीजिए क्या है इस बार के उनके मुद्दे। बरगाई के रहने वाले कुछ और स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार जब लोकसभा चुनाव 2024 में अपने मताधिकार का प्रयोग करने जाएंगे तो क्या मुद्दा होगा आपके लिए? मुद्दा तो यहाँ पर अनेक है, लेकिन उसका समस्या का समाधान होते जा रहा है। जैसे रोड है, रोड बना ही दे रहे हैं। नाली है, नाली के ऊपर ढक्कन दे के नाली बनाया जा रहा है। सीवरेज है, एक यहीं पर बगल में एक लेम बस्ती है, वहाँ पर उसका माने संग्रह करके। और ये तो स्थानीय मुद्दा हो गया। अगर राष्ट्रीय मुद्दा की बात करें, चूंकि लोकसभा चुनाव है, तो क्या मुद्दा होगा? मुद्दा जैसे लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी, तो जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पहला बने थे, उसमें बोले थे कि नौकरी लेने का नहीं, नौकरी देने का बात कीजिए। यानी ठीक है, पढ़ा लिखा है तो नौकरी दीजिए। आप कुछ जैसे फैक्ट्री खोलिए, स्कूल खोलिए, कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट की बात। हाँ, उसके बाद में मुद्दा अनेक है। जैसे था तो उसको समस्या, आप मान लीजिए घर के बारे में है तो पूरा देश में घर दे रहे हैं। आप लोग को इज्जत बचाने के लिए शौचालय दे रहे हैं।
फिर पढ़ाई लिखाई के लिए, फिर राम मंदिर भी मुद्दा होगा आप लोग। राम मंदिर का मुद्दा है कि आज 500 साल वर्ष से जो टेंट में रह रहे थे, आज वो फिर अपना एक भव्य मंदिर में आए और उनको मोदी जी लाए और उस समय प्राण प्रतिष्ठा करके। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है बीते 10 साल की उपलब्धियों को लेकर चुनाव मैदान में है। उज्ज्वला योजना, किसानों को राहत देना, आयुष्मान योजना, कई योजनाएं हैं जिसके आधार पर वो इस बार चुनावी मैदान में हैं। आपको इन योजनाओं का लाभ मिला यहाँ के जनता? पहला बात तो न्यूज़ 11 को शुक्रिया अपने बात रखने के लिए। पहला मुद्दा हम टॉपिक रखे थे सब्जी वाला, लेकिन सब्जी वाला भाई चले गए, चलिए उसे छोड़िए। अच्छा दिन आया, बहुत बढ़िया, लेकिन अच्छा दिन में इतना महंगा। अभी टेंडर सब्जी की पूछते कहता 40, कद्दुआ पूछते कहता 50, आटा पूछिए 40, चावल 40। जब हमारा ख़राब दिन था ना तो 25 रुपये चावल, 3 रुपये सब्जी, 5 रुपये सब्जी खरीदते थे। वो बुरा दिन हमको लौटा दीजिए, हम बुरे दिन में जिएंगे। लेकिन भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि विकास भी हमने ही किया है। वंदे भारत ट्रेन दिया, अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन दिया, लोगों को शौचालय दे रहे हैं, आयुष्मान जीवन बीमा दे रहे हैं। उस लायक हमको बना दीजिए ना कि हमको आप 8,000 मत दीजिए शौचालय, 11,000 देते हैं ना। 11,000 में बनाने वालों को कितना पैसा मिलता है ये आप जांच किए? नहीं किए। मुखिया 1,000 खाएगा, वार्ड खाएगा, ग्रामीण स्तर में जाइएगा तो मुखिया खाएगा, जिला स्तर में जाइएगा वार्ड खाएगा। भ्रष्टाचार मुद्दा होगा इस बार आप? भ्रष्टाचार तो इतना है कि अब क्या बोले, आंख बंद करके जी रहे हैं और मुंह बंद करके। गूंगा भी कहिए और अंधरा भी कहिए। इस साल में 15 का वादे सब हो रहा है। बिल्कुल, आप एक युवा होने के नाते इस बार क्या मुद्दा होगा आप लोगों के लिए? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी होना चाहिए था, महंगाई होना चाहिए था। जिस तरह से आप देखेंगे कि अभी CMI का जो रिपोर्ट आया उसमें 45 साल में सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी दर नीचे चला गया। आप अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देखेंगे तो उसमें हमारा देश कहाँ से कहाँ चला गया आप देख सकते हैं। वो सब ऑन रिकॉर्ड है, गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। आप देखेंगे कि HDI जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो भी चला। अभी सर ने कहा कि एक बात कही थी सर ने कि हमारा जो मोदी जी ने कहा था कि आप जो है युवा या फिर सृजन करें रोजगार का, फैक्ट्रियाँ बसाए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा, एशिया का सबसे बड़ा कंपनी जो है वो रांची में ही था। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी अब मरणोपरांत स्थिति में पड़ा है। HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड सब कोई जानता है। एशिया का सबसे बड़ी मशीनें वहाँ थी, लेकिन आज वहाँ के एम्प्लॉय का जाके हाल देख लीजिए। तो हम इस्टेब्लिशमेंट कैसे करेंगे? उतना बड़ा जो कारखाना था उसको जब हम बचा नहीं पा रहे हैं तो छोटा इंडस्ट्रीज लगा के क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, तो कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि इस बार जब वोटिंग में जाएंगे आप लोग तो क्या मुद्दा होगा, क्या सोच कर जाएंगे? महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा होगा। यहाँ बहुत सारे युवा पढ़े लिखे हैं लेकिन उनके पास सही रोजगार नहीं है। बेचारे छोटे मोटे भी रोजगार कर रहे हैं लेकिन वो भी अभी के डेट पे चल नहीं रहा है। बहुत सारे मजदूर लोग भी अभी एक तरह से मजदूरी ढूंढने को परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल सत्यव्रत, आपके पास जो लोग मौजूद हैं महंगाई और बेरोजगारी पर बातचीत कर रहे हैं, आपके साथ वापस से लौटेंगे सत्यव्रत। लेकिन इस बीच भावना का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने जनता से बातचीत की और इस बार लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर बातचीत करने की हमारे साथ कोशिश की है। भावना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इन सबके बीच देखिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश कुमार भी जुड़ चुके हैं लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से। राजेश, क्या चाहती है लोहरदगा की जनता इस बार लोकसभा के चुनाव को लेकर? देखिए, लोहरदगा लोकसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो एक तरह से कहें कि माहौल तो पहले से बन रहा था लेकिन अब यह गति पकड़ेगा। माहौल जो है आसपास, ये मैं चूंकि बॉर्डरिंग एरिया में हूँ, जिला तो रांची है लेकिन ये लोकसभा क्षेत्र है वो लोहरदगा है। यहाँ पर मुख्य मुकाबला आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच लोग समझ रहे हैं। वैसे और अभी नामांकन की प्रक्रिया जब शुरू होगी और कई कौन लोग यहाँ पर वोट अपना नामांकन करते हैं, आप किस दल से करते हैं, ये देखना अभी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तो दो हैं जो आमने सामने हैं। वो एक है बीजेपी से समीर उरांव और दूसरा कांग्रेस से सुखदेव भगत। हमारे साथ हैं कुछ लोग, चूंकि रात हो गई है। और आइए, आपका क्या नाम हुआ? मोहित कुमार लकड़ा। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है अभी? अभी तो इधर का माहौल ऐसा है कि कांग्रेस अभी नंबर 1 में चल रही है। अच्छा। लोकसभा लोहरदगा से सुखदेव भगत जी प्रत्याशी हैं। सुखदेव भगत जी, मेरा ये मानना है कि आप वोट जिसे भी दें लेकिन
देश का चुनाव है, आप जान रहे देश का चुनाव, पूरे देश में इससे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। या आप ये देखिए कि आप वोट करने जो जाते हैं तो किन मुद्दों को लेके जाते हैं, क्या सोचते हैं आप? हम तो यही मुद्दा लेके जाते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, यही सोच करके मतदान करते हैं ताकि देश का भविष्य अच्छा हो। अच्छा, तो मतलब महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो आपकी नज़र में अच्छा काम नहीं किए? महंगाई तो बहुत बढ़ गई सर, जो कि कांग्रेस के समय में 60 रुपये लीटर तेल थी, अभी बीजेपी के समय में 100 रुपया हो गई। सब्जी देखिए 20 रुपये 30 रुपये मिलती थी, अभी 80 से 100 रेट में चल रही है। मतलब इस तरह से बहुत सारे महंगाई में लोग जूझ रहे हैं। इस और बार लोग बीजेपी ने यहाँ से प्रत्याशी बदला है, आप जानते होंगे पहले सुदर्शन भगत थे, इस बार समीर उरांव को प्रत्याशी बनाया गया है। तो पार्टी के आधार पर आप लोग तय करते हैं या फिर लोकल जो मुद्दा होता है कि यहाँ पर हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में अंतर होता है, आप जानते हैं, तो क्या विषय लेके जाएंगे कि महंगाई और बेरोजगारी तो है, इसके अलावा ऐसा है कि गरीबों के प्रति, जैसे ये किसानों के प्रति सोच करके ये मुद्दा रहेगी अबर का चुनाव में। और ये अभी बीजेपी देखी कि इस क्षेत्र में कमज़ोर पड़ने के कारण से अभी नया चेहरा दिए हैं समीर उरांव जी को, और सीटिंग सीट के जो रहे सुदर्शन भगत उसका टिकट काट के समीर उरांव को। सुखदेव उरांव में सुखदेव भगत में क्या है? सुखदेव भगत में उसका अच्छा रहा परफॉर्मेंस यहाँ का, इसलिए कि पिछला बार भी चुनाव में सेकंड पोजीशन रखे और उसका अच्छा ही चुनाव दौरा रहा। और अभी भी उसका बहुत सारा कैंपेनिंग चल रही है और हम लोग भी उसी का कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। एक तरफ देश में पीएम मोदी है प्रधानमंत्री, और उनके सामने आप किनको देखते हैं जो कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं? प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी देखते हैं हम तो, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं। कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं, जो कि प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को देख रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, अगला प्रधानमंत्री। जी हाँ। ये साहब क्या नाम है? मेरा सलमान अंसारी नाम है सर। सलमान अंसारी नाम है मेरा। क्या करते हैं? अभी तो मैं पढ़ाई लिखाई या बिजनेस या कुछ? पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपना ये थोड़ा दुकान भी संभालते हैं। अच्छा, दुकान संभालते हैं। हाँ। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल कैसा लग रहा है? चुनाव का माहौल देखते हुए तो हम लोग को जैसा नज़ारा भी लग रहा है, जो कि जनादेश 2024 में हमारे साथ लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से हमारे संवाददाता राजेश जुड़े हुए हैं और बड़गाई रांची लोकसभा क्षेत्र से हमारे साथ संवाददाता सत्यव्रत के साथ साथ हमारे साथ संवाददाता मनोज भी जुड़े हुए हैं, जो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता के इस बार मुद्दों के जानने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज का रुख कर लेते हैं, बाकी लोगों से हमारी बातचीत हुई है ज्यादा देर। मनोज, ये बताइए, आप और भी लोगों से बातचीत करिए, क्योंकि मेरे और आपके बात करने से ज्यादा जो मुद्दे हैं वो जनता के बीच निकलकर सामने आ रहे हैं और इस बार समझ में आ रहा है कि जनता क्या कुछ समझ पाई है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर। निश्चित तौर पे देखिए, सीधे तौर पे हम जनता से ही बात करते हैं। पहले एक बार चाचा आपसे पहले बात कर ले। आप चाचा एक बताइए, लोकसभा चुनाव तो आ गया है, हाँ। इस बार किस मुद्दा पर आप लोग वोट करेंगे? क्या चाहते हैं? पूछिए, हमसे सुनाई नहीं। बीजेपी। वो ठीक है, मुद्दा क्या होगा? क्या विकास हुआ या विकास और चाहते हैं, या और किस तरह का विकास चाहते हैं? मुझे तो विकास के बारे में मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर भी मैं बोलता हूँ। मेरा बच्चा 2 साल का बच्चा जय श्री राम बोलने लग रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ जब ये मोदी जी आया है तो सबका मुंह में जय श्री राम आ रहा है, मतलब बुढ़ापा से लेकर बच्चा तक। तो हमारा धर्म भी बचा और अधर्म का भी विनाश कर रहा है, तो वही हमारा श्री कृष्ण है, वही हमारा सरकार है। सर, 3 तलाक एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिसको लेकर पूरा है तौबा भी मचा था। मोदी जी लाए 3 तलाक जैसा मुद्दा, और उसको लेकर महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है बहुत। हाँ, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। और भी हमारे देश में इस तरह की बहुत सारी कानून में विसंगतियां हैं, उन सबको भी दूर होना चाहिए, जिसके लिए कि इस बार के मैनिफेस्टो में कुछ सरकार के द्वारा आया है। हम चाहेंगे कि उन सब पूरा हो, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लोग का चल रहा है, एक वो है, और भी बहुत सारे कानून हैं जो कि इस देश के विकास के लिए भी बहुत हानिकारक है, और वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक वर्ग समुदाय को ही प्रभावित करने के लिए बनाया गया कानून है। उनका हमेशा के लिए समाप्त होना जरूरी है। देश के विकास के लिए और स्थिर सरकार के लिए हम वोट करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के लिए वोट करना चाहते हैं।
देश के संस्कृति को बचाने के लिए वोट करना चाहते हैं। और जो लोग मैनिफेस्टो को अपनी पूरा कर रहे हैं उनको हम वोट देकर इस देश में सरकार बनाने का मौका देना चाहते हैं। सही आपने कहा कि मोदी जी के गारंटी पर कितना भरोसा है? 100% गारंटी है, क्योंकि अभी तक उनका पिछला मैनिफेस्टो को आप देखिए, जो अपना मैनिफेस्टो में लाया है लगभग पूरा उन्होंने करने का कोशिश किया। और इसके पहले जितने भी मैनिफेस्टो सरकार ने दिया है सबों पर में केवल मैनिफेस्टो तक ही रह गया, मैनिफेस्टो से आगे वो बात नहीं बनी। अगर ऐसा ही रहा था तो गरीबी मुक्ति का जो था हर एक मैनिफेस्टो में आज से 20-25 साल पहले रहता था, लेकिन गरीबी अभी तक उन्मूलन नहीं हो पाया भारत में 75 साल के आज़ादी के बाद भी। तो ये केवल मैनिफेस्टो ही नहीं, मैनिफेस्टो में जो है उसको पूरा करने की जो गारंटी ले और उसको जो उसके अग्रसर हो उसको हम लोग वोट करना चाहते हैं। सही आपने कहा कि सर विपक्ष भी तो कह रहा है, राहुल भी कह रहा है कि वो भी गारंटी दे रहे हैं उनके मैनिफेस्टो में। मोदी जी का गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। और आपने एक रोजगार का मुद्दा के बारे में बात किया, तो हमें ये समझना होगा कि नौकरी और रोजगार में अंतर है। रोजगार के लिए मोदी जी ने जो ये स्किल इंडिया का प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें स्वरोजगार का मामला है। आज यहाँ पे आप चाय वाली दुकान पे खड़े हैं, ये भी स्वरोजगार है। ऐसे छोटे छोटे जो बच्चे अच्छे से टेक्निकल इंस्टीट्यूट से पढ़ के स्किल डेवलपमेंट करके वो रोजगार जो खोल रहे हैं, गराज खोल रहे हैं, गराज में 4 स्टाफ रखते हैं, ये रोजगार देना। चलिए मनोज, तो अब सिंहभूम की जनता कह रही है कि रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दे पर तो खूब बातचीत होती है, लेकिन मैनिफेस्टो में जो वादे किए जाते हैं उस पर इस बार जो है देखते हुए चुनाव में मतदान का प्रयोग कर रही है जनता। तो धनबाद लोकसभा क्षेत्र लिए चलते हैं, जहां से हमारे साथ संवाददाता अरुण बर्णवाल जुड़े हुए हैं। अरुण, देखिए अलग अलग क्षेत्रों का हम जायजा ले रहे हैं और जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं उनके क्या कुछ मुद्दे हैं। धनबाद लोकसभा का भी लगातार हम जायजा ले रहे हैं कि क्या कुछ वहां की जनता की मांगे हैं। सीधे जनता से बातचीत कीजिए। ये मैं देखिए मैं धनबाद स्टेशन पे खड़ा हूँ यहाँ पे, धनबाद लोकसभा क्षेत्र का, क्योंकि शाम का समय है और धनबाद स्टेशन झारखंड में ऐसा स्टेशन है जो माना जाता है 24 घंटा गुलजार रहता है। कुछ लोग हैं यहाँ पे। इस लोकसभा चुनाव क्या कुछ मुद्दे रहेंगे धनबाद के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा तो है कि शहर का विकास, कोयलांचल का बहुत सारी समस्याएं जो पुरानी है, पानी, बिजली, मूलभूत समस्या तो है जनता के लिए, जो आज तक निरंतर जारी है, अभी तक पूरा नहीं हो सका है और प्रयास चल रहा है। जनता के बीच तो मुद्दा यही होना चाहिए, विकास। मूल जो समस्या है जो आम जनजीवन से जुड़ा हुआ, पानी, सड़क, ये सब कुछ है। कुछ और लोग हैं जुड़ते हैं इनसे। क्या लगता है आपको धनबाद में इस बार अब 24 का चुनाव का समझिए शंखनाद हो चुका है, क्या कुछ मुद्दे बन सकते हैं इस लोकसभा चुनाव में? देखिए मुद्दा तो यहाँ बहुत है, लेकिन उस मुद्दे पर कोई बात करना नहीं चाहता है। सिर्फ एक ही मुद्दे पर बात होता है कि कोयला पर राज कौन करेगा। अगर मुद्दे पर बात करके लड़ाई हो तो बहुत बड़ी बात है, आम जनों को उसमें फायदा होगा। लेकिन यहाँ लड़ाई सिर्फ कोयला पर होता है, समझे ना। एक आ गए हैं, एक है कांग्रेस से आई है, वो बैरमो की हैं, एक है धुल्लू महतो जी बागमारा के, धनबाद के कोई नहीं है, ठीक है ना। देखिए मुकाबला बहुत रोचक होगा, लेकिन यही कि मुद्दों पर लड़ाई होना चाहिए। पानी, बिजली, देखिए धनबाद में आज कितने सालों से एयरपोर्ट का मांग हो रहा है, लेकिन यहाँ एयरपोर्ट नहीं आया। धनबाद में यहाँ से कोई मेन ट्रेन खुलता ही नहीं है, डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। आज दिल्ली के लिए खुली है एक ही दिन के लिए, मुंबई के लिए एक ट्रेन है, वही हावड़ा से खुलती है। धनबाद के बस एक ट्रेन है, बाकी देखिए आसनसोल से कितना ट्रेन खुला, लेकिन धनबाद से कुछ नहीं खुला। हमेशा से उपेक्षित ही धनबाद रहा है। चलिए कुछ और लोग से जुड़ते हैं। आइए, आपको क्या लगता है, वोट देते हैं आप? हाँ, वोट देते हैं। क्या सोच के वोट देते हैं? वोट देते हैं कि हमारा जो देश है बढ़िया से चले, अच्छा, आप कितने सालों से वोट देते आ रहे हैं? हम तो आपको आगे वही करीब 20 साल की उम्र से। 20 साल की उम्र से आप देते आ रहे हैं, अभी आप 60 के करीब पहुंच गए। तो अच्छा, क्या मुद्दा हो सकता है धनबाद में? धनबाद का क्या इशू हो सकता है इस लोकसभा चुनाव में? क्या देख के लोग वोट देंगे? वोट देंगे आपको आगे, जैसे अभी का जैसा माहौल चल रहा है, समझे नहीं, वोट आपको जाके कांग्रेस को पड़ेगा। कांग्रेस का मतलब लगता है आपको बदलाव होगी? बदलाव होगी। चलिए, आप कहाँ रहते हैं? आप? हम तो पचौड़ी कतरास में रहते हैं। कतरास में रहते हैं। गिरिडीह लोकसभा हो गया। हाँ, वो हो गया गिरिडीह लोकसभा। आपका हो गया ये क्या बोलते हैं, आप गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र हो गए। बागमारा विधानसभा भी होता है। पर ये कि जितना भी नेता है
को हैंडीकेप वगैरह जितना भी विकास के मामले में कोई ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। सब अपना राजनीति के मामला में अपने लगे हुए हैं। सीधे लिए चलते हैं सत्यव्रत के पास, जहां पर हम उनसे बातचीत कर रहे थे। सत्यव्रत, देखिए अभी धनबाद लोकसभा क्षेत्र की भी बात हो रही थी, हमने सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र की जनता से भी बातचीत किया। साफ तौर पर जनता ने कहा मैनिफेस्टो में किए गए वादे को जो सरकार पूरा करेगी उन्हें उनका जो है वोट मिलने वाला है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने सुष्मिता, और फिलहाल मैं आपको तस्वीरों में दिखाता हूं कि बरगाई के जो मतदाता हैं वो काफी जागरूक हैं। जैसे ही न्यूज़ 11 भारत के कैमरा बरगाई में लगा, आप देखिए कि लोगों की जो भीड़ है वो पहुंची है और हर कोई अपना राय जो है वो देना चाहता है। लेकिन चूंकि समय की कमी है, कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, कम शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में जब मतदान करने जाएंगे तो क्या मुद्दा रहेगा आपके लिए? सबसे पहला मुद्दा विश्व इतिहास का जो बेरोजगारी भारतीय देश में है, लगभग 45%, ये रिकॉर्ड तोड़ है बेरोजगारी का, ये सबसे पहला होगा। दूसरा महंगाई और तीसरा भ्रष्टाचार। सरकार जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का मशीन बना रखा है और अजीत पवार जैसे लोगों को, फिर प्रफुल्ल जो बंगाल राज्य है उसे, मतलब जिसको लगता है कि उसे मेरे पक्ष में करना चाहिए तो वैसे वैसे भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचार का मशीन में भ्रष्टाचार मुद्दा रहेगा। आपके लिए क्या मुद्दा रहेगा इस बार लोकसभा चुनाव? देखिए, सरकार से मेरा कहना यही है कि सरकार सब ठीक काम कर रही है जो भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जातिवाद को लेके थोड़ा ज्यादा बिल्कुल सत्यव्रत, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ लोहरदगा से संवाददाता राजेश भी जुड़े हुए हैं। राजेश, समय की पाबंदी है, फटाफट लोगों की राय लीजिए, क्या कुछ इस बार जनता के मुद्दे? देखिए, इस बार हमारे साथ कुछ लोग हैं, चूंकि समय कम है। आप बताइए कि लोहरदगा का क्या दृश्य है? मैं आपको बता दूं, लोहरदगा का दृश्य साफ और सुंदर है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने वाली है। यहाँ का आपका सांसद समीर उरांव जीत के आएंगे। मोदी का लहर है, मोदी लहर में बाकी सभी पार्टी धाराशाही है और कुछ नहीं है। यहाँ पर बीजेपी का ही लहर है। आपका क्या कहना है, कैसा है माहौल? माहौल ठीक है। वोट देने जाएंगे ना आप? हाँ, वोट देने तो जाएंगे। क्या सोच कर जाते हैं वोट देने? वोट देने सोच के जाते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।